हमारा क्या होगा, डे 14 होगा, ठीक है। 1 से लेके डे 12 तक की बात करेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और 12 और 13 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों को, ठीक है। और डे 14 है, डे 14 भी आपको मेडिवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। और डे 14 से बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखो मुगल से, ठीक है। और काफी प्रश्न दिए हुए हैं, काफी डिटेल डिस्कशन होने वाला है। मुख्यतः सारे के सारे प्रश्न क्या मुगलों से है, ठीक है। वीडियोस तो आप लोग देखते हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हो सके पॉसिबल तो आपका वक्त बहुत ही कम लगता है इसमें, सब्सक्राइब कर दिया, इसके लिए कुछ देना भी नहीं पड़ता है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न की बात करेंगे तो आपके सामने ये रहा, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखी थी, ठीक है। तो बताना है तुर्की में लिखी थी, फारसी में लिखी थी, अरबी में लिखी थी, या फिर उर्दू में लिखी थी। किस में लिखी थी? तो तुर्की। तुजक बाबरी की बात करेंगे तो इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। ये बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर ने खुद ही लिखा था, ठीक है। लेकिन बाद में तुर्की से ये क्या फारसी भाषा में इसके अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था फारसी भाषा में, क्या बताएंगे? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसका अनुवाद जो था फारसी में किया था। एक और भी नाम दिया हुआ पैंदा खान, बट आप अब्दुल रहीम खान खाना का ही याद रखें, यही से प्रश्न आ जाते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद की बात करेंगे तो एस बेबरिज को इसका दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने का श्रेय किसके था? तो ए एस बेबरिज को जाता है। ध्यान में रखेंगे इन्होंने अंग्रेजी में क्या किया था, तो इसका अनुवाद किया था, ठीक है। इस ग्रंथ में आरंभिक मुगल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस ग्रंथ की बात करेंगे तो क्या होता है, आरंभिक मुगल इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त होती है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाबर ने इसका अनुवाद तुर्की में किया, फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना, और अंग्रेजी में बेवरिज महोदय, ठीक है। ध्यान में रखना। चलिए, बाबर द्वारा लड़ा गया कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लोधी वंश के शासक लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी ने असंतुष्ट होकर अमीरों और सामंतों ने विद्रोह कर दिया। इसी बीच पंजाब के सामंत शासक दौलत खान ने, जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा थे, ठीक है, निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। पानीपत के युद्ध में, ठीक है, बाबर ने तुलुगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया, ठीक है। ध्यान रखिए, तुलुगमा विधि से उसने तोप को सजाई, उस्मानी विधि से उन्होंने अपने सैन को सजाया, ठीक है, सेना को सजाया, ठीक है। उसने युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 तोपचियों की सेवा भी प्राप्त की थी। तो कौन से 2 तोपची की बात करेंगे जो कि ऑटोमन एम्पायर से आते थे, इनकी सहायता की थी? क्या नाम था? उस्ताद अली, और ध्यान में रखेंगे मुस्तफा, ठीक है। तो अली और मुस्तफा का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाबर ने विजय के बाद मिली धनराशि को सरदारों और सैनिकों में वितरित कर दिया। इसकी उदारता के कारण उसको क्या बोलते हैं, बाबर को कलंदर बोलते हैं, ठीक है। तो बाबर अपनी उदारता के कारण क्या जाना जाता है, कलंदर। देखिए, सबसे पहले बाबर जो था खान पानी पानी पिया, खानवा फॉर खाना, चंदेरी फॉर, ठीक है, ध्यान रखेंगे चलना, और घाघरा फॉर घर, ठीक है। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे बाबर का पानीपत की लड़ाई की बात करेंगे 1526, तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, सही है। खाना मतलब खानवा 1527 होगा। चंदेरी 1529 नहीं है, क्या है ये? तो 1528 है। कब है 1528 है, ठीक है। अब घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो 1529 बिल्कुल ठीक है। अब 1530 में बाबर का मतलब क्या होगा, तो मृत्यु हो गया, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हो गई? तो 1530 में बाबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मतलब लगातार होने वाली एक घटना है, ठीक है। पानीपत की प्रथम युद्ध की बात 12 अप्रैल 1526 को, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, ठीक है। खानवा की लड़ाई 1527 को था। किसके किसके बीच में था, सो ध्यान रखें, स्मॉल तारीख की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो किसके किसके बीच में था खानवा? था बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध की बात करेंगे तो बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध था। घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो बाबर ने बंगाल एवं बिहार के संयुक्त सेना को मतलब क्या किया था, पराजित किया था। किस युद्ध में? तो घाघरा के युद्ध में, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो बाबर ने मुख्यतः भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए कितनी लड़ाई लड़े? 4 लड़ाई लड़े। सबसे पहले पानीपत, फिर खानवा, फिर मतलब चंदेरी, और अंतिम में घाघरा, ठीक है। और विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद बाबर वहां से निकल गया, ठीक है, ऊपर की ओर।
अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। खानवा के युद्ध 1527 के संबंध में विचार करने हैं आपको, ठीक है। इस युद्ध में बाबर एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, खानवा का युद्ध। उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। बताना कौन सा सही है, ठीक है। ध्यान रखें केवल एक ही सही है, ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तीसरा की बात कि इस युद्ध के दौरान बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारी कर को समाप्त कर दिया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा, उस पर जरा हम लोग विचार करते हैं। तो कथन 2 और 3 की बात करेंगे, वो असत्य है। खानवा के 1527 में राणा संगा की वीरता की गाथाओं को सुनकर जब मुगल सैनिक हतोत्साहित हो गए थे, तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अपने सैन्य समूह के समक्ष उसने शराब के सुराहियों को तोड़कर कभी शराब नहीं पीने का प्रण लिया। इसके अतिरिक्त उसने मुसलमानों व्यापारियों से मतलब क्या किया था, व्यापारी कर तमगा को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। कौन सा लड़ाई, खानवा की लड़ाई, जो कि 1527 में हुआ था, किसके साथ, राणा संगा के साथ, ठीक है। इसमें सैनिकों के नए उत्साह का संचार हुआ और वे युद्ध के लिए मतलब क्या हो गया, तो तैयार हो गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबर अपने पिता की ओर चंगेज खान का वंशज था, ठीक है, जबकि माता की ओर तैमूर के वंशज, तो गलत दिया हुआ। पिता की तरफ से बात करेंगे तो बाबर किसका, चंगेज खान का, सॉरी, तैमूर का वंशज था पिता की ओर से। अब माँ की तरफ से मतलब क्या था, चंगेज खान का वंशज था, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ठीक है। मुगल जो थे किस परंपरा को मानते थे, तो तैमूरी परंपरा को मानते थे। तैमूरी की बात करेंगे तो अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद कहते थे, ठीक है। तो मुगल की बात करेंगे, अपने आप को क्या, तो तैमूरी कहलाना क्या करते थे, पसंद करते थे, ठीक है। तो पिता की ओर से क्या थे, तैमूर थे, ठीक है। और माँ की ओर से की बात करेंगे तो चंगेज खान के वंशज थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो केवल आपका दूसरा सही है, क्योंकि बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबा मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो बाबर के पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, तो मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करते थे, लेकिन आगे चल के इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। बाबर का जन्म की बात करेंगे तो 1483 में कहां पे हुआ, फरगना में होता है 1483 में। और 1494 में ये शासक बन जाता, मतलब मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर जो था शासक बना था। तो अकबर के बारे में आप कहते हो वो 15 वर्ष की आयु में शासक बना, जो कि 15 से भी कम थी, बहुत कम आयु था, लेकिन बाबर 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया था, इसे आप याद रखें, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था और तैमूर वंश से संबंधित था। माता का नाम क्या था, कुतलुग निगार। माँ का नाम क्या था, तो बाबर का माँ का नाम क्या था, कुतलुग निगार खान। मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज यूनिस खान की पुत्री थी, ठीक है। तो चंगेज खां के वंशज की बात करें, यूनिस खां की क्या थी, पुत्री थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह बाबर 2 प्रमुख वंशों से संबंधित था। माँ की तरफ से बात करेंगे तो माँ की तरफ से क्या था, तो माँ की तरफ से बाबर आपको ध्यान में रखना है मंगोल था। पिता की तरफ से क्या था, तैमूर था। दोनों के दोनों क्या थे, बहुत बड़े मतलब क्या थे, आक्रमणकारी भी रहे थे, बहुत बड़े सेना नायक भी थे, ठीक है। क्योंकि 1398 में आप देखते हो तैमूर का भी भारत पे आक्रमण होता नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और मंगोल भी बहुत बड़े आक्रमणकारी थे, हालांकि उन्होंने भारत पे आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। उसका कुतुब तुर्कों के चगताई शाखा के अंतर्गत आता, जिसे सामान्य रूप से मुगल कहा जाता है, ठीक है। तो बाबर अगर पूछेगा क्या थे, तो बाबर क्या था, चगताई तुर्क। क्या बताओगे आप, चदकाई, सॉरी, चदकाई तुर्क, ठीक है। क्या बताओगे, चतगाई, ठीक है। चतगाई तुर्क की बात करेंगे बाबर से, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1504 में काबुल जीतने के पश्चात मिर्जा की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि मतलब उसने धारण की, ठीक है। तो सारे शासक जो थे मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, और इसने किसकी उपाधि धारण की, तो बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ठीक है। अधोलिखित में बाबर द्वारा विजित प्रदेशों को काल अनुसार मतलब व्यवस्थित कीजिए एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बाबर ने किस क्षेत्र को जीता, तो बाबर ने समरकंद को जीता था, फिर काबुल को जीता। 1504 में काबुल को जीता, पूछ देता है कब जीता, 1504 में काबुल को जीता, ठीक है। समरकंद को 1501 में जीता था, ठीक है। उसके बाद इसने बाजोर को जीता, फिर इसने सियालकोट को जीता, और आखिरी में किसे जीता, पेशावर को जीता, ठीक है। तो नहीं भी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस काबुल को ध्यान में रखना है, 1504 में जीता था। काबुल विजय बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि काबुल जीतने के बाद ही इसने पादशाह या फिर बादशाह की उपाधि धारण की थी, मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी, जो कि इनके पिता या फिर इनके वंशज जो थे, ठीक है, धारण करते हुए आ रहे थे, ठीक है।
तो बाबर अपने फरगना के शासनकाल के 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया। अब 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पे क्या था, अधिकार हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, गजनी और काबुल अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, बाबर ने भारत में पहला आक्रमण की बात करेंगे 1519 में किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला आक्रमण कब किया था, 1519 में किया था। ठीक है, ये आक्रमण की बात करेंगे बाजोर पे किया गया था। किस पे किया गया था, बाजोर पे ये आक्रमण किया गया था, और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीत लिया था। ठीक है, तो बाजोर में आपको पड़ता था भेरा का किला, और इसी समय 1519 में आक्रमण के समय ही उसने जीत लिया था। 1520 में उसने तीसरे अभियान में बाबर ने बाजोर एवं भेरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट एवं सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जरा आप लोग ध्यान फरमाएंगे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस युद्ध में तुलुगमा और उस्मानी तुर्क पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो किस युद्ध में किया गया, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करेंगे। 1526 में दो नए युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसका नाम था तुलुगमा और उस्मानी युद्ध पद्धति। ये भारतीयों के लिए नया था। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इनको विजयी होने में, ठीक है, क्या बोलते हैं, योगदान दिया जाता है। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगमा और उस्मानी विधि का मतलब क्या क्या प्रयोग किया। उसने युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक दो तोपची की भी सेवा ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है, ये तुर्क के तोपची थे, तुर्की से आए हुए थे। ठीक है, ध्यान, इसका नाम था उस्ताद अली, और साथ में क्या था, मुस्तफा। ठीक है, बाबर ने तुलगमा पद्धति को किससे ग्रहण किया था, उज्बेकों से ग्रहण किया था। किससे, उज्बेकों से ग्रहण किया था। ठीक है, तोप सजाने के लिए बाबर ने किस विधि का प्रयोग किया, तो उस्मानी विधि, जो कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, तो तोप सजाने के लिए उस्मानी विधि को, और सेना को सजाने के लिए तुलगमा विधि को। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित एक जगह छोड़कर उसने तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा था। ठीक है, ध्यान में रखें। किस मुगल शासक ने भारत में वनस्पतियों और प्राणियों की जगह ऋतु और फलों के विवरण पे अपनी दैनिक मतलब डायरी लिखा करता था, किसके जगह पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु, फल के ऊपर में कौन लिखा जाता था, कौन लिखता था, तो ध्यान में रखेंगे, बाबर। बाबर लिखा गया। जहांगीर कैसे आंसर दे सकता है भाई इसका। प्राकृतिक विज्ञान में गहरी रुचि बाबर की थी, इसलिए बाबर का उपवनों का राजकुमार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। उपवनों का राजकुमार बाबर को कहा जाता था, क्योंकि प्रकृति में उसकी मतलब बहुत अधिक रुचि थी। ठीक है, तो उसने मतलब नए नए मतलब बाग वगैरह बनाने की भी बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ध्यान में रखेंगे, आंसर मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बाबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था प्लानर में बहुत सारा आंसर गलती है, तो मैंने गलत नहीं बताया था, वाकई में इसका गलती है। इसीलिए जो लोग नए लोग हैं इसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बेटा बुक लिखा होगा इसी पे। हाँ ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, बिल्कुल ठीक है, ये लोग थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, तो बिल्कुल वो भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेवाड़ का शासक राणा संगा की बात करेंगे, तो मेवाड़ के शासक राणा संगा भी मतलब थे आमंत्रित करने वाले में। चंदेरी के शासक मेदिनी राय की बात करेंगे तो वो नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1524 इसमें चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी के बीच में मतभेद हो जाने के कारण दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान एवं आलम खान को बाबर को भारत का आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा। इसी समय राणा संगा ने भी, ठीक है, बाबर को भारत पर आमंत्रण करने के लिए, ठीक है, निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो किस किस ने भारत को बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, तो इब्राहिम लोधी का चाचा जिसका नाम था आलम खान लोधी। तो चाचा का नाम क्या था, आलम खान लोधी। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, जो कि खुद ही रिश्तेदार भी था उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। साथ में मेवाड़ का शासक राणा संगा भी। ठीक है, क्योंकि ये इनसे इब्राहिम लोधी से इनका भी मतभेद था। ऑलरेडी इन्होंने खतौली की युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित भी किया था। कौन सा सुमलिन हुमायूं नामा को किसने लिखा, हुमायूं लिखा, गलत है। हुमायूं नामा को हुमायूं की बहन ने लिखी थी। क्या नाम था इसके बहन का नाम, गुलबदन बेगम। ठीक है, तुजा के बाबरी खुद बाबर ने लिखा। शाहजहां नामा की बात इनायत खान ने लिखा। तुजा के जहांगीरी की बात करेंगे तो खुद
जहांगीर ने ही लिखा था, ठीक है। अब तुझे के जहांगीरी की बात करेंगे तो किसने लिखा था, जहांगीर ने लिखा था, ठीक है, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाया था, ठीक है। तो जहांगीर की बात करेंगे तो इसको पूरा नहीं करवा पाया था। तो पूरा किसने किया था, क्या बता सकते हैं, किसने तुझे के जहांगीरी को पूरा किया था? पाइंदा खान। मौतविद खान, ठीक है। किसने पूरा किया था? मौतविद खान ने उसे पूरा किया था। हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है तथा इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। अकबर के कहने पे, ठीक है, इसकी बुआ जान ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अकबर ने रिक्वेस्ट किया था तो पापा जी के ऊपर कुछ लिखिए, और पापा को पापा बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, तो उनकी बहन ने क्या किया, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी, ठीक है। गुलबदन बेगम, ठीक है, मुगलों में बड़ा सम्मानित महिला थी। जब उत्तराधिकार के लड़ाई में मुगल जब फंसे हुए थे, तो ये मतलब क्या कहते हैं, सुलझाने का काम करती थी। तो मुगल साम्राज्य में बड़ा इसका सम्मान था, और अकबर भी अपने बुआ का बड़ा सम्मान किया करता था, ठीक है। तुझे के बाबरी की बात, आत्मकथा बाबर ने इसकी रचना किसमें, तुर्की भाषा में की। तुझे के जहांगीरी ने फारसी भाषा में लिखी। तुझे के जहांगीर जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी, जिसमें अपने परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख किया, ठीक है। तो तुझे के बाबरी की बात करेंगे तो ये तुर्की में है, तुझे के जहांगीरी की बात करेंगे तो फारसी में, ठीक है, जिसमें अपने परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करता। शाहजहां नामक पुस्तक इनायत खान के द्वारा लिखी गई, जो शाहजहां से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास भी है। किस मुगल शासक ने अपने को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी दिली इच्छा से भाई साहब मेरे कब्र को, ठीक है, अफगानिस्तान में दफना दिया जाए, ठीक है। तो कौन था ये व्यक्ति? बिल्कुल ठीक है, बाबर था, ठीक है। बाबर को पहले कहां पे दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया, ठीक है, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसे कहां दफना दिया गया? तो काबुल में दफना दिया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आगरा में जाओगे तो वहां पे कौन सा बाग मिलेगा? आराम बाग। कौन सा बाग है? आराम बाग। तो आराम बाग में इसको आराम करने के लिए दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी इच्छा थी तो भाई साहब मेरा कब्र को मतलब क्या बनाया जाए, काबुल में बनाया जाए, ठीक है। तो इनकी जो विधवा जो थी, ठीक है, ध्यान में, उनके और अकबर के ने दोनों मिलकर मतलब इसके कब्र को क्या किया, तो काबुल में मतलब क्या गया, ले गया, ठीक है। ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। इसकी इच्छा के अनुसार उसका सब काबुल ले जाया गया, जहां वो एक उद्यान में उसे दफना दिया गया, ठीक है। तो शेर शाह शासनकाल के दौरान बाबर की अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजाई ने काबुल के, शेर शाह के शासनकाल में ले गया था, काबुल के एक उद्यान में दफन करवा दिया, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने इसी उद्देश्य के लिए किया था। तो मरने के बाद हम तो यही आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान में, कितने दूरदर्शी होते थे, आगे का भी प्लान सोच लेते थे, तो मरने के बाद हमको कहाँ जाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम लोग में दिक्कत क्या है, ये नहीं सोच पाते सब इसे 1 घंटा के बाद क्या करेंगे। हुमायूं के संबंध विचार आपको देने हैं। 1533 में दिल्ली में दिनपना नामक एक नगर की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, ये आपके गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका राज्याभिषेक 1530 में आगरा में हुआ था, बिल्कुल। इसने 1531 में कालिंजर का अभियान किया, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। कालिंजर का अभियान आपको ध्यान में रखना। शेर शाह सूरी से भी कालिंजर का अभियान संबंधित है, महत्वपूर्ण है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान, कालिंजर का अभियान कब था? 1545 में था, ठीक है। हालांकि हुमायूं ने कालिंजर का अभियान 1531 में किया था। जब शेर शाह सूरी ने कालिंजर का अभियान किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे? किरत महोदय थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? किरत सिंह थे, ठीक है। इनको नृत्य गान का बड़ा शौक हुआ करता था, ठीक है। लड़ाई भी इसी वजह से हुई थी। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनबना नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को मतलब क्या करना? प्रभावित करना, ठीक है। तो ये 1500, ठीक है, कब था? तो 1533 में, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। और बाकी ये दोनों को दोनों 1500 ने दिल्ली में दीनपना नामक एक नगर की स्थापना करवाया, ठीक है। इसको गलत क्यों दिया भाई? ये नगर नहीं था, ठीक है, क्या था? ये विशाल दुर्ग था, क्या था? किला था ये, ठीक है, क्या था? किला था ये, क्या था ये? विशाल किला था, न कि मतलब क्या था? नगर था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे के प्रश्न देखेंगे तो क्या है। अब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1530 को, ठीक है, आगरा में 23 वर्ष की आयु में क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे, बाबर का राज्याभिषेक किया जाता है। हुमायूं ने 1531 में अपना पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित उद्योग को, ठीक है, काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चौसा होगा, फिर बिलग्राम होगा, फिर होगा सरहिंद होगा,
और एक और भी था सरहिंद और मच्छीवाड़ा, साथ में ही याद किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा? सरहिंद और मच्छीवाड़ा, ठीक है। इस सरहिंद और मच्छीवाड़ा कब हुआ था बता सकते हैं आप? इस शुरू के दोनों युद्ध में हुमायूं का कहानी समाप्त हो गया था। अब बाकी लास्ट के दोनों युद्ध में उसको फिर से भारत में सत्ता स्थापित करने का मौका मिला था, जिसको सरहिंद और मच्छीवाड़ा कहते हैं, ठीक है। सरहिंद ध्यान का रखेंगे। मई 15 55 में। सरहिंद को ही सर मच्छीवाड़ा कहते हैं। नहीं, सरहिंद और मच्छीवाड़ा अलग अलग था, दो युद्ध था, 1555 में ही था, ठीक है, एक ही नहीं था। सरहिंद पहले मच्छीवाड़ा दोनों मच्छीवाड़ा हुआ अलग था, थे। बाद में सरहिंद हुआ था। हाँ, 55 में ही हुआ था, और दोनों युद्ध जी। जीतने के बाद हुमायूं का मतलब क्या होता है, भारत में फिर से मतलब सत्ता स्थापित हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो उसको भूग नहीं पाता है, अब कुछ ही दिन के बाद फिर से उसकी 56 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चौसा के युद्ध की बात करेंगे, 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां के सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। चौसा की बात करेंगे, वर्तमान में भारत के किस जिला में आपको चौसा देखने को मिलेगा, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? चौसा पड़ता है बक्सर में। कहाँ पे पड़ता है? बक्सर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी के उत्तरी तट पे हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध में मतलब क्या हुआ था, ये पराजित हो गया था, ठीक है, और उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से भागा था, ठीक है, गंगा नदी में कूद गया था ये हुमायूं, ठीक है। बिलग्राम की लड़ाई की बात करें, 17 मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में इस युद्ध में शेर खान ने आगरा और दिल्ली पे, ठीक है, क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सरहिंद का युद्ध की बात करेंगे, 1555 में होता है, ठीक है। इस युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, ठीक है। मतलब 1555 में हुमायूं को बैक करने में, ठीक है, फिर से दोबारा गद्दी दिलवाने में बैरम खान का ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन बैरम खान ने यहाँ पे एक सेना नायक की हत्या कर दी थी, और उसका बेटा ये बात नोटिस कर लिया, ठीक है, और उसने इसकी बदला बैरम खान की बाद में हत्या करके लिया था, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा सरहिंद के युद्ध में बैरम खान के रोल की वजह से बैरम खान मारा भी जाता आगे चलकर। अब यहाँ पे देखोगे 15 जुलाई 1555 को दिल्ली के तख्त पे हुमायूं पुनः मतलब क्या हुआ, गद्दी पे बैठने का इसे सौभाग्य हुआ, लेकिन इसको ज्यादा दिन तक को मतलब ध्यान में रखेंगे रूल नहीं कर पाता, ठीक है, ध्यान में रखना है। वह निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसमें मुगल वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, एक नए वंश सूरी वंश को स्थापित किया गया, तो कौन सा था? बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1540 में गंगा नदी के किनारे बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ, ठीक है। इस युद्ध में भारत में मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया और शेर खान ने एक नए वंश सूरवंश की स्थापना की, ठीक है। और ये क्या थे सूरवंश की बात करेंगे, कहा तुर्क थे या फिर अफगान थे? अफगानी थे। कहाँ के थे ये? अफगानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी एक अफगानी ही वंश था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें, भूले नहीं आप लोग, ठीक है। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेर खान ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखें। तो हजरते आला की बात करेंगे शेरशाह सूरी, रैयते आला की बात करेंगे तो खीज खान, ठीक है। कल के क्लास में कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अब आते चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो शेर खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है। और जब ये मतलब बिलग्राम चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं भारत में निर्वासित होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? कहाँ पे व्यतीत किया? काबुल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भारत से निर्वासित होंगे हुमायूं 1549-50 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। इसका भाई का नाम था कमरान मिर्जा, ठीक है। कमरान मिर्जा थोड़ा गधा टाइप का आदमी, मतलब हुमायूं जो भी हो लेकिन शासक बहुत, मतलब अगर रिलेशन को बचाने की अगर बात करेंगे, जो मतलब रिलेशन को समझने वाला शासक हमको इतिहास में अगर कोई लगा है तो हमको हुमायूं लगा, इसलिए हुमायूं की प्रशंसा भी करते हैं। बाबर के मरने के बाद इसने सभी भाइयों में क्या किया था? सारे कुछों को बांट दिया था, यहाँ तक कि अपने भाई में नहीं, ठीक है, चचेरा भाई में भी इसने किया गया था, अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। लेकिन जब शेरशाह के सूरी के साथ इसका मतभेद होता तो अपने भाइयों से जब मदद मांगने गया तो किसी भाई ने इसकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि जब काबुल जब वहां पे वापस गया तो यहाँ पे इसके भाई ने इसे यहाँ तक रहने से भी इनकार करने से, हम तुमको यहाँ रहने तक नहीं देंगे। बाद में परेशान हो जाता है, काबुल को क्या करता है, जीत लेता है, कमरान को मतलब अंधा कर देता है, ठीक है। हालांकि मार देना चाहिए था कमरान को, लेकिन वो मारता नहीं है और उसको मतलब, ठीक है, क्या होता है, मक्का भेज दिया जाता है, ठीक है। किसी भाई ने इसकी सपोर्ट नहीं किया, जबकि इसने सभी को सपोर्ट किया था और सभी को अपने राज्यों को बांट के भी दिया था। नहीं भी देता तो उससे कुछ होता नहीं,
लेकिन मतलब इसमें सभी भाइयों को राज की बात देता। आपको कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि पिता के मरने के बाद अपने पूरे राज्य को अपने सभी भाइयों में बांटा। अस्करी को भी मक्का जाने तथा हिंदाल की मृत्यु हो जाने से हुमायूं की आंतरिक समस्या क्या थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है, 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, ताकि हिसार और दीपालपुर भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सुर को पराजित करके दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु पे किसी इतिहासकार ने लिखा था या फिर कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए वो मर गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लेनफुल था। ठीक है, एक्चुअली में कुछ इतिहासकार कहते हैं उसने पी रखी थी और चोगा पहनता था। ठीक है, तो चोगा पहनने की वजह से जब सीढ़ी से उतर रहा था उसका पैर उसमें फंस गया। ठीक है, ही वाज ऑलरेडी ड्रंक, तो जिसकी वजह से उन्हें सीढ़ी से गिरने के दौरान ही मतलब क्या था, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ध्यान में बाबर ने जो सत्ता जो स्थापित की थी बहुत विशाल था। ठीक है, लेकिन वह क्या था, शेष तो थी लेकिन फूलों की नहीं थी। फूल के साथ उसमें क्या थे, कांटे भी थे। और उसको बना के रखना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर ने जिस राज्य को जीता था उसका क्या प्रतिक्रिया होना तो क्या है, स्वाभाविक है, और उसका प्रतिक्रिया आपको देखने को भी आपको मिलता है। ठीक है, तो लेलफुन के अनुसार हुमायूं जीवन में ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही मतलब क्या थी, उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं को अब्दुल फजल ने, ठीक है, इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, इसमें कोई संदेह नहीं, हुमायूं द गुड पर्सन। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, 7 रंगों का भी कपड़ा पहनता था। हुमायूं में मुगल चित्रकला का भी नींव रखी। ठीक है, हुमायूं के साथ ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद भारत आया था। ठीक है, तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली की बात करेंगे। हुमायूं के साथ भारत आया। अब्दुल समद अकबर के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार भी हुआ करता था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में चित्रकला की फैक्ट्री की नींव रखी गई थी। चित्रकला की फैक्ट्री किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला के नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी, तो हुमायूं के शासनकाल में। चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंच गया था, तो किसके शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे, अपने पीक पे पहुंच गया था। ठीक है, और चित्रकला का पतन किसके शासनकाल में हो गया, तो औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, और जब चित्रकला का पतन जब औरंगजेब के शासनकाल में हो तो सारे चित्रकार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, तो जगह जगह भटकने लगे। तो जहां जहां पे गए ना, तो वहां पे मुगल चित्रकार और स्थानीय चित्रकार के बीच में मतलब गठजोड़ हुआ, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों में नए नए चित्रकला का कला विकास हुआ। और उसी क्रम में जब मुगल चित्रकार जब पटना आए और पटना में जहाँ पे स्थानीय चित्रकार से मिले, तो एक नया कला विकास हुआ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटना कलम के नाम से। ठीक है, पटना कलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए कभी बताऊंगा इसके बारे में, जो बिहार पढ़ेंगे तो ये सब समझा दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था, बिल्कुल ठीक है। शेरशाह का आरंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई थी, पूछा जाता शेरशाह की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई थी, जौनपुर। पिताजी जौनपुर ही रहते थे। ठीक है, शेरशाह को शेरखां की उपाधि बहार खान लोदी ने प्रदान किया था, बिल्कुल बहार खान लोदी ने इनको शेरखां की उपाधि प्रदान की। हालांकि बहार खां की जो विधवा जो थी, क्या नाम था, हाँ बहार खान लोहानी। ठीक है, ध्यान रखें, नॉट लोदी। ठीक है, लोहानी था। ठीक है, विधवा का नाम क्या था, उनसे विवाह भी कर लिया था शेरशाह। शेरशाह चंदेरी के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, मुगलों के साथ लड़ा था, बाबर के साथ लड़ा था चंदेरी के युद्ध में। और वहां पे इसने एक बात भी कहा था, अगर मेरा नसीब ने सांस दिया था एक दिन में भारत से, ठीक है, मुगलों को हटाकर भारत में क्या करूंगा, अपना एक साम्राज्य स्थापित करूंगा। ठीक है, तो मुगलों के साथ लड़ा था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 4 गलत है। चंदेरी का 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। शेरशाह के जन्म की बात करें 1472 में बाजबरा में हुआ था, हालांकि इसका तारीख पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, शेरशाह के शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जौनपुर था, जहां उसने अरबी, फारसी तथा सिकंदरनामा, गुलिस्तान, बोस्ता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। बहार खान ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर शेरशाह को, ठीक है, उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी और अपने पुत्र जलाल खान का शिक्षक भी नियुक्त किया था, मतलब अंगरक्षक नियुक्त किया था। और अंगरक्षक केवल उसमें बॉडीगार्ड नहीं होता था, वो आपको नैतिक शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, ये सब भी दिया करता था। ठीक है, दीवाने आरिश की बात करेंगे तो सैन्य विभाग, ठीक है। दीवाने रिसालत की बात करेंगे तो विदेश था। दीवाने काजा की बात करेंगे सामान्य था। और दीवाने बजारत की बात करेंगे तो दीवाने बजारत क्या हुआ करता था, ठीक है, ये ध्यान रखें, विदेश विभाग होता था। क्या होता था,
विदेश विभाग, विदेश विभाग। दीवाने बजारा विदेश विभाग होता था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर सी जो है सो आपका सुमेलित नहीं लिया है, ठीक है। दीवाने काजा तो नया प्रशासन हो जाएगा ना, सन ठीक है, विदेश ठीक है। दीवाने बजारत की बात करेंगे, दीवाने कजा की बात करके महत्वपूर्ण कार्य न्याय व्यवस्था था, देख रेख में अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध, ठीक है, अपीलों को सुनता था। आरिज की बात करेंगे, सैन्य था। दीवाने रसालत की बात करेंगे तो इनको दीवाने महासी भी कहा जाता था, ये विदेश विभाग होता था, दूसरे राज्यों के कूटनीतिक संबंध स्थापित करता था। तो दीवाने बजारत की बात करेंगे तो आर्थिक ठीक है, बाजार से आर्थिक। दीवाने रिसालत विदेश ठीक है। दीवाने आरिज की बात करेंगे, सैन्य ठीक है, ठीक है। और दीवाने कजा की बात करेंगे तो सामान्य प्रशासन नहीं था, न्याय प्रशासन से संबंधित था, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गलत था ये। शेरशाह के शासनकाल दीवाने बरीद किस विभाग का काम था, तो दीवाने बरीद तो बता ही सकते हो आप क्या हो जाएगा, गुप्तचर होता था दीवाने बरीद। और दीवाने इस विभाग का प्रमुख, ठीक है, बरीदे कौन था, बरीदे मामलुक हुआ करता था, ठीक है। गुप्तचर की नियुक्ति प्रत्येक घटना की सूचना देने का कार्यभार इसके ऊपर होता था। दीवाने इंसा की बात करेंगे तो सरकारी पत्राचार के लिए था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस विभाग के प्रमुख क्या बोलते थे, दबीर एक खास कहते थे, ठीक है। क्या काम करता था, शासकीय घटनाओं को मतलब क्या करना था, तैयार करना था, या फिर राजा और मतलब जो प्रांत के जो गवर्नर वगैरह जो होते थे उनके बीच में मतलब क्या करना था, संबंध स्थापित करना था, पत्र व्यवहार करना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, राई की बात करेंगे फसलों की सूची थी। सिकदार की बात करें परगने का प्रमुख था। जरीब की बात करें भूमि पैमाइश का मानक था, ठीक है। महाशुल्क की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे प्राथमिक शिक्षालय था, तो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डी की बात करें गलत है, ठीक है। डी में क्या था, तो ये वाला गलत है। देखिए फसलों की एक सूची बनाई गई थी जिसको बोलते हैं रई। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी ने देखा तो भाई साहब सारे फसलों पे एक जैसा कर नहीं वसूला जा सकता था, तो उसने आई थिंक 23 कितने प्रकार के 22 या 23 प्रकार के फसलों की एक सूची बना दी थी जिसपे अलग अलग प्रकार के कर थे। परगना का जो प्रमुख जो होता था उसको क्या बोलते थे, सिकदार कहते थे। जरीब की बात करेंगे तो भूमि का एक पैमाइश का मानक होता करता था, ठीक। इन्होंने भूमि की पैमाइश भी करवाई, ठीक है। महाशुल्क की बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षालय की बात करेंगे तो ये आपका गलत लिया है, ठीक है। रई से एक शब्द निकलता है रईनामा, तो फसलों की दरों की सूची थी उसको क्या बोलते हैं, रईनामा कहते थे, ध्यान में रखेंगे। महाशुल्क व्यापारिक कर था, मतलब प्राथमिक शिक्षालय था, ठीक है। मतलब की बात करेंगे वो आपका प्राथमिक शिक्षालय हुआ करता था। शेरशाह ने फसलों की सूची तैयार की थी जिसको रई कहा जाता था। इस व्यवस्था का मुगल सम्राट अकबर ने भी अनुकरण किया। प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान सरकार थी, परगना थी, फिर ग्राम थी, ठीक है। तो सरकार, परगना और ग्राम हुआ करता था। परगना का सर्वोच्च अधिकारी की बात सिकदार हुआ करता था, ठीक है। और सिकदार के अधीन कार्य करता था। शेर खान ने लगान की दर को निश्चित करने के लिए राज्य की समस्त भूमि का मतलब क्या करवाया था, पैमाइश करवाया था। इसके लिए माप के जरीब का प्रयोग किया था जिसको क्या बोलते थे, गज सिकंदरी बोलते थे। क्या बोलते थे, गजे सिकंदरी कहते थे, ठीक है। बहुत सुंदर। पद्मावत के लेखक मल्लख क्या सर, ये जो मकलब लिखा है प्राथमिक शिक्षालय, ये मकतब है क्या जो मुस्लिमों का प्राथमिक शिक्षालय होता था? मकतब जी, मकतब तो है मुस्लिम से, लेकिन ये मकलब ये ठीक लग रहा है मुझे। शेरशाह सूरी के साथ मतलब ही था, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नहीं मतलब ठीक लग रहा है ये, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे देखेंगे पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासन काल के प्रसिद्ध कवि थे, तो शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने, ध्यान में रखेंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा, पद्मावत। तो एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ दे रहा हूं, ठीक है। पद्मावत की बात करेंगे, उनके पति का नाम क्या था, पद्मावत जी के पति का नाम राणा रतन सिंह, इधर राइट आंसर राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की बात करेंगे तो चित्तौड़ के, ठीक है, ये शासक हुआ करते थे। चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था, ऑप्शन दे दूं? 1303 क्या सर? 1300, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। 1303 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य प्रसिद्ध रचना अखरावट और आखिरी सलाम है, ठीक है। सब के सब पूछा है, ठीक है। अखरावट भी पूछा है, आखिरी सलाम भी पूछा है, पद्मावत भी पूछा है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने सोनार गांव से दिल्ली लाहौर होते हुए सिंधु नदी तक जाने वाली, ठीक है,
सड़क की मरम्मत करवाई थी। इस सड़क को सड़क आजम या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। ठीक है, अगर पूछेगा पहला नेशनल हाईवे बनाने वाला शासक कौन था तो क्या बताओगे? शेरशाह सूरी। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, इसका आंसर अशोक होता है। ठीक है, नेशनल हाईवे का निर्माण सबसे पहले अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक इसका आंसर लेता है। हालांकि आधुनिक सड़क का निर्माण की बात करवाएंगे। ठीक है, सोनार गांव से दिल्ली लाहौर तक जाते हैं, अमृतसर वगैरह, तो इसको अभी का NH1, ठीक है, और अभी का NH2 दोनों को मिला देते तब बनता है सड़क आजम। ठीक है, जिनको GT रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम जो था किसके समय में, तब ब्रिटिश ने इसका GT रोड नाम रख दिया था। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का क्या था, पुराना बहुत बेहतर नमूना है। ठीक है, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत? उसके पिता जौनपुर की जागीर मिली थी, बिल्कुल, और जौनपुर में ही इनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा विकास किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का बहुत अधिक विकास हुआ था। उसे कश्मीर तक साम्राज्य का विस्तार किया, तो ये गलत है। कश्मीर तक साम्राज्य का विस्तार अकबर के शासनकाल में था, इसके समय में नहीं था। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों का सरायों का साम्राज्य की धमनियां कहा गया, बिल्कुल धमनियां थी। और ये कश्मीर पे किस मुगल शासक ने अधिकार कर लिया था? सबसे पहले अगर पूछेगा, अकबर का अधिकार कश्मीर पे गया था। ठीक है, जैनुलुब्दीन आबदीन करके था। नहीं, जलालुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहते थे। ठीक है, लेकिन पूछेगा किसके दौरान कश्मीर पर मुगलों का अधिकार था, तो अकबर ने मतलब मुगलों किया था। ठीक है, जी। कथन A, B, D की सबसे C गलत है। शेरशाह ने कुल 1700 सरायों का निर्माण किया था। और सराय के बीच में दूरी कितनी होती थी? तो 1 किलोमीटर के आसपास दूरी होती थी। सड़कों और मतलब सराय 1 माइल होता था, सॉरी, ठीक है, प्रत्येक माइल पे था। ठीक है, सड़कों और सरायों में शेरशाह के प्रशासन की इतनी प्रमुख भूमिका थी, तो इनको साम्राज्य का क्या बोला गया? धमनी कहा गया। ठीक है, यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार एवं फलदार वृक्ष थे। इसके साथ ही यात्रियों के विश्राम के लिए सरायों का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, और सराय का निर्माण किया गया था ना, तो हमें पत्राचार की भी बहुत अच्छी सुविधा होती थी। ठीक है, अब पत्राचार के लिए दोनों माध्यम के लिए क्या होता है, वहां पे लिपिक होते थे। ठीक है, खटाक खटाक टाइप कर देते थे, वो टाइपिस्ट नहीं होगा, लिखना ही पड़ता होगा। क्या होता था साथ में, क्या होता है, घोड़ा होता था। घोड़ा का काम क्या होता था, एक सराय से दूसरे सराय तक मतलब न्यूज को पहुंचाता था। ठीक है, फिर ये सराय से मतलब क्या होता था, फिर दूसरे सराय, फिर दूसरे से फिर तीसरे सराय, फिर तीसरे से चौथे सराय, ऐसे करते करते मतलब दिल्ली से शुरू होकर ये काबुल तक मतलब पत्र बहुत आसानी से मतलब क्या होता था, पहुंच जाता था। मतलब शेरशाह सूरी के एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर पे ये जो था काफी स्पीडली मतलब इनका पत्राचार विभाग काम करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में इनके प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन इतनी सुविधा थी, एक लेखक जो थे वो लिखते हैं, अगर इनके प्रशासन में कोई महिला अगर रात में सोने से एक बूढ़ी औरत अगर रात में सोने से टोकरी लेकर भी अगर सड़क से गुजरे तो भी वो बिल्कुल ही मतलब क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अगर छोटा सा भी घटना अगर इनके शासनकाल में हो जाता था, उस क्षेत्र के पूरे प्रशासन को हटा दिया जाता था। ठीक है, छोटा सा भी घटना, मतलब काफी सुरक्षित था इनका शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सीखना चाहिए अभी के वर्तमान प्रशासक को। शेरशाह से संबंधित तारीखे शेरशाही के लेखक कौन है? तारीखे शेरशाही का क्या बताएंगे? अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, तो तारीखे शेरशाही की रचना अब्बास खान शेरवानी है। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में एक वृद्ध, अभी बता रहा तो आई गया। ठीक है, एक वृद्ध स्त्री भी आभूषण की टोपी लेकर बिना बहस से मतलब क्या कर सकती थी, यात्रा कर सकती थी। कौन लिखते हैं ये? ठीक है, तो अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं। ठीक है, इनके अनुसार राजकीय योजनालय में सैनिकों, किसानों, श्रमिक व्यक्ति सभी को योजना प्राप्त होता था। इसके लिए राजकीय योजनालयों पर प्रतिदिन 580 रुपया क्या की जाती थी, खर्च की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम, तो ये असरफी की बात करेंगे, ध्यान रखें, सोना का था, रुपया की बात करेंगे चांदी का था, और दाम की बात करेंगे तो तांबा का था। ठीक है, अगर पूछेगा सामान्य लोगों का मतलब करेंसी कौन था जिनमें लोग क्या बोलते थे, खरीद बिक्री करते थे, तो क्या बताओगे? क्या था? नहीं, दाम। ठीक है, दाम। ठीक है, दाम में अब कैसे खर्च हो रहा है, ये छोटा चीज खरीदने के लिए दाम ही उसको, रुपया और असरफी जो था अधिक बड़ा होता था। ठीक है, तो दाम का प्रयोग होता था। ठीक है, शेरशाह के मुद्रा प्रणाली में एक रूपता लाए, चांदी के रूप में जिनका वजन कितना था, 175 ग्राम था।
तांबे की जिनके भार 166.4, 167 और 168.5 ग्राम का प्रचलन किया। मुद्राएं वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की होती थी। सिक्कों पर अरबी भाषा में शेरशाह का नाम पदवी और जिस टकसाल से ढाले गए थे उसका नाम भी मतलब क्या होता था, अंकित होता था। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा कि यह रुपया वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। किसने लिखा? तो कानूनगो ने लिखा था। किसने लिखा था? तो ध्यान में किसने लिखा था? तो कानूनगो ने लिखे थे। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने सोना के मुद्रा, चांदी का और तांबे के भी चलाए, ठीक है। तो सोना को क्या बताओगे आप? असरफी। चांदी का रुपया और तांबे के क्या थे, क्या बताएंगे? दाम थे, ठीक है। शेरशाह ने सिक्कों पर अपने नाम के अतिरिक्त क्या चीज अंकित करवाया? टकसाल का भी अंकित। टकसाल का नाम भी अंकित करवाया। स्मिथ ने बोला था ऐसा। यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, ये स्मिथ ने लिखा था। देख लीजिए, ठीक है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी में पढ़ा था, स्मिथ ने हो सकता है क्योंकि इस किताब में कुछ कुछ फैक्ट गलत है, ठीक है, तो मुझे याद नहीं, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिए, चेक करने में क्या जाता है, ठीक है। इतिहासकारों का कथन है कि शेरशाह के सिक्के मुगल एवं ब्रिटिश प्रणाली के आधार बने। तांबे का सिक्का दाम था, लोगों की सुविधा के लिए दाम के आधे, ठीक है, ध्यान में। तांबे का सिक्का क्या था? दाम था, लोगों की सुविधा के लिए दाम के आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के सिक्के भी जारी किए गए थे। मतलब मुख्यतः लेन देन जो थी इसी में होती थी। आधा भी था इसका, 8वां भाग भी था, 16वें भाग भी था। इतना करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि दाम का भी वैल्यू ठीक ठाक था। अगर मुद्रा प्रणाली में इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तब तो छोटे छोटे सिक्के जारी किए गए ना। अगर मान लीजिए सामान का कीमत बहुत अधिक हाई रहता तो दाम का चौथा, आधा और 8वां 16वां भाग क्यों जारी किया जाता? नहीं, 16वां भाग में भी कुछ ना कुछ मिलता था। तो मतलब क्या था? प्रशासन में सामानों की कीमत क्या थी? कम रही होगी। नहीं तो इनको भी बहुत सारा देश देखना 1 लाख का करेंसी छाप देते हैं, ठीक है। चांदी के रुपये का भार 175 ग्राम था तथा तांबे का भार की बात 380 ग्राम था, ठीक है। एक चांदी का रुपया 64 दाम के बराबर होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। एक चांदी का रुपया लेकर जाते थे, कितने आपको दाम मिल जाते थे? 64 दाम आपको मिल जाते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसीलिए मैंने बोला सामान्य प्रशासन की जो करेंसी जो थी ना, हमेशा मतलब छोटा करेंसी को ही लिया जाता था, ठीक है। अधोलिखित में सर ये जो इसमें रुपए का है ना, ये ग्रेन, ये बुक में मैंने 180 ग्रेन पढ़ा था ये इसका। नहीं, और 178 पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 178 पढ़ा होगा, कहीं पे है 178। जी सर, 178 है परसेंट वगैरह। 180 नहीं पढ़ी होगी, 175 178 कहीं पे दिया रहता है, ठीक है। 178 की रेट। अधोलिखित में से किस विद्वान ने, ठीक है, अधोलिखित में से किस विद्वान ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है? ठीक है, तो कनिंगम महोदय ने कहा है, ठीक है। ताजमहल से भी सुंदर कहा है, ठीक है। शेरशाह द्वारा निर्मित इमारतों में दिल्ली का पुराना किला, किले के अंदर बनी मस्जिद तथा सासाराम में स्वयं शेरशाह का मकबरा भी विशेष उल्लेखनीय है। शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही पूरा शुरू तो किया था, लेकिन पूरा उसका पुत्र करवाता है। इसका आकार कैसा है बता? अष्टकोणीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है, षटकोणीय है, या फिर सीधे सीधे खड़ा है, ठीक है, अष्टकोणीय है, ठीक है। और ये झील के बीच एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना शेरशाह का मकबरा भारत की मध्यकालीन श्रेष्ठ इमारतों में से एक है। किसका शैली देखने को मिलता है? हिंदू और मुस्लिम शैलियों के सम्मिश्रण का ये सुंदर उदाहरण है, ठीक है। इंडो इस्लामिक, ध्यान में रखेंगे। ये मकबरा शेरशाह के चरित्र में व्यक्तित्व से काफी हद तक प्रतिबिंबित भी करता है, ठीक है। मतलब पता चलता है भाई साहब शेरशाह क्या था? सेकुलर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकबर के संबंध में निम्नलिखित विचारों पे आपको बात करनी है। जन्म की बात करें 1542 को अमरकोट में राजा बिरसाल के राजमहल में हुआ है, ठीक है, ध्यान में। बिल्कुल, अमरकोट आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। वो गणित का बहुत बड़ा विज्ञानी था भाई, तो पढ़ा लिखा ही नहीं तो क्या विद्वान होगा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में कालनौर में कर दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका शी सही है, ठीक है। 2 गलत है, क्योंकि अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रयास जरूर किए थे, ठीक है। राज्याभिषेक की बात करें कालनौर में हुआ था, और कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। 14 फरवरी को 1556 में हुआ था। 13 वर्ष से अधिक उम्र थी उसके, ठीक है, 13 वर्ष से थोड़े से कम थे, ध्यान में रखेंगे, थोड़े से अधिक थे, सॉरी। अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया गया और जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि
के साथ मतलब राज सिंहासन में बैठा। राज अभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। किस मुगल शासक ने सबसे कम उम्र में, ठीक है, शासक बन गया था? क्या होगा इसका उत्तर? वो सर बाबर एक्चुअल होगा, लेकिन यहाँ बाबर, अकबर ठीक बता है, रहे हैं। बाबर, ठीक है ध्यान। बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था, ठीक है, 1194 में। बाबर का जन्म 83 में हुआ था, फरगना का शासक वो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 94 में बन गया था, ठीक है। तो 11 वर्ष की आयु में ही बन गया था, आप इसे ही ध्यान रखो, ठीक है। हेमू एवं अकबर के 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाई लड़ा गया? ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय। लेकिन इस युद्ध में न तो अकबर शामिल था और न कि उसका बैरम खान शामिल था। जहां पर युद्ध हो रहा था उससे 4 से 5 किलोमीटर पीछे ये लोग खड़े थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में हेमू जीतते जीतते मतलब क्या था, तो आखिर में जाके मतलब एक तीर जो थी, उड़ती हुई तीर जो थी, इनके सर पे लगी और इनका मतलब क्या हो, देहांत हो जाता है, ठीक है। इस युद्ध की बात करें, हेमू को वीरता के लिए याद किया जाता। अंतिम दिल्ली पे शासक करने वाला अंतिम हिंदू शासक थे, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक थे। इस युद्ध में हेमू की वीरता कहिए फिर बुरुकता कहिए, लेकिन बिना कवच के युद्ध में उतरे थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जीत भी रहे थे। और इस युद्ध में बैरम खान इतना डरा हुआ था कि अकबर को भी मतलब युद्ध के युद्ध भूमि में नहीं था। तो इस युद्ध के युद्ध भूमि में अकबर शामिल नहीं हुआ था, ना ही मतलब बैरम खान शामिल हुए थे, ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और अकबर दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। ऐसा कहते से अकबर को बोला गया खुद से हत्या करने के लिए, अकबर ने इनकार कर दिया हत्या करने से। एक कुछ इतिहासकार लिखते अकबर ने अपने हाथों से मतलब क्या कहते हेमू की हत्या की थी, क्योंकि जब हेमू को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता था तो हेमू पूरे खून से लहूलुहान थे। अकबर ने इनकार कर दिया था, लेकिन बैरम खान के जीत करने के बाद फिर से उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। दिल्ली और आगरा पे पुनः मुगलों का अधिपतन हो गया। प्रथम युद्ध द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, परंतु यह अस्थायी नहीं थी, ठीक है। द्वितीय युद्ध में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करके सुदृढ़ कर दिया गया, ठीक है। तो पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। 1761 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है, अब्दाली और मराठों के बीच। बिल्कुल। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा हेमू की प्रजा मात्र एक दुर्घटना थी, अकबर की विजय एक दैवी संयोग था, ठीक है। तो दैवी संयोग था बोलते हैं ना, से एक अननोन लोगों का, मतलब इनको निशाना भी नहीं साधा गया था, अननोन लोगों का तीर जो था उड़ते उड़ते, ठीक है, हाथी पे बैठे हुए थे, इनके ऊपर मतलब आके मतलब क्या होता लगता है, ठीक है। और ये जो थे कवच नहीं पहने हुए थे, तो समझिए यही गलती हो गई, ठीक है। मध्यकाल के दौरान एकमात्र हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली के सिंहासन में बैठा था? तो ध्यान रखें, हेमचंद, जिसको हेमू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं, एक जो थे एक मामूली विक्रेता थे, ठीक है, जो कि घर घर जाके सामान बेचते, तो वहां से इन्होंने अपने आप को इतना उत्थान किया था और एक दिल्ली का शासक बने। आदिल शाह सूर ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है, आदिल शाह सूर, ठीक है, अफगान थे। मुसलमानी शासन के मात्र 2 हिंदू, टोडर वल्लभ हेमू ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुके थे, जबकि मात्र एक ही हिंदू अर्थात हेमू दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हेमू आगरा और ग्वालियर पे अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 को ईस्वी को तुगलकाबाद में तारदी बे को परास्त करके, ठीक है, तारदी बे मुगल सेना था, ठीक है, ध्यान रखें, तारदी बे को जब पराजित कर दिया तो तारदी बे भागते भागते जब था अकबर से मिलने के लिए काबुल पहुंचा, तो उस समय, ठीक है, बैरम खान ने तारदी बे की हत्या करवा दी और बोला से देखो भगोरा का यही स्थिति होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक है। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हेमू ने अपने जीवन में 24 लड़ाई लड़ी थी और उसने 22 में उसे सफलता मिली थी, ठीक है। कहते हैं किसी भी युद्ध में लगभग वो मतलब 22 में से मैंने तो शायद पढ़ा तो सबके सब जीत गया था, लेकिन हमें 22 ही दिया हुआ, लास्ट वाला केवल हारा था, ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा उनका था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात के विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा अच्छा खेल गुट से संबंधित सदस्य था? ठीक है, तो अच्छा खेल गुट से संबंधित सदस्य की बात करेंगे तो बैरम खान को निकाल दीजिए, ठीक है। बैरम खान जो था इसका आई थिंक विरोधी था। 29 का आंसर देख लेते क्या है, सी लिया है, ठीक है, सी। बैरम खान तो नहीं होगा इसमें, ठीक है, सी सी सी, हाँ, बैरम खान को छोड़ के, ठीक है, कि बैरम खान सबसे बड़ा विरोधी था, अकबर को हमेशा बोलता है भाई साहब पद्दा शासन को समाप्त करो, ठीक है, चीज नहीं। इसमें इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? माहम अनगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसका पुत्र कौन था? अधम खान, ठीक है। और अधम खान की हत्या किसने कर दी थी? हु किल्ड अधम खान? बैरम खान ने या फिर अकबर ने? अकबर ने इसकी हत्या की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अकबर ने इसकी हत्या की। मुनीम खान भी था, जीजी अनगा भी था, ठीक है।
बैरम खान नहीं था, क्योंकि बैरम खान की बात करें पर्दा शासन जिसको पेटीकोट शासन कहते हैं, उसका बैरम खान जो था बहुत बड़ा विरोधी था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अतका खेलगुट, इसे पर्दा शासन भी कहा जाता है। इस दल के प्रमुख सदस्य माहम अनगा था। ठीक है, माहम अनगा ने अकबर को पाली थी। ठीक है, तो इसलिए अकबर के ऊपर इसका बहुत अधिकार था। अकबर लगभग इन चीजों को मतलब क्या करता था, मानता था। तो पर्दा शासन की बात करेंगे, अकबर जो था बहुत दिन तक इसमें रहा था। ठीक है, जीजी अनगा भी था, अधम खान भी था, मुनीम खान भी था, शीउद्दीन अहमद भी था। प्रारंभ में अकबर हरम दल के प्रभाव में था। अकबर ने पाबोस की प्रथा की बात करेंगे तो प्रारंभ की थी। पाबोस की प्रथा किसकी थी? पाबोस की प्रथा ये बलबन के टाइम ठीक में है, थी, सिजदा और पाबोस। हाँ ईरानी थी। ठीक है, ये ईरानी प्रथा थी। सीधा और पाबोस की प्रथा की बात करें, ईरानी प्रथा थी। ठीक है, बाद में इसको पूरी तरीके से शाहजहां के शासनकाल में इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि इसकी शुरुआत सजदा और पाबोस की, ध्यान रखें किसने, बलबन ने शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर के लिए जनता का झरोखा दर्शन का भी शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर के काल में किसानों को बीज, औजार, पशु आदि के लिए ऋण दिया जाता था, और इसको तकावी ऋण कहते थे। हालांकि तकावी ऋण की बात करेंगे तो आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरू किया था। आधुनिक भारत में आप देखोगे तो मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के शासक थे, उन्होंने तकावी ऋण की भी शुरुआत की थी, और उसी से मिलता जुलता आप देखोगे तो अकबर ने भी इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब आते हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी की युद्ध 1 जून 1575 को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करके बताइए यह युद्ध किस पहाड़ी के निकट लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी कहां पर था? आपको राजस्थान में ना। ठीक है, तो अरावली। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरावली। ठीक है, अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 में आमेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य ठीक गोगुंडा के निकट अरावली की पहाड़ी पे हल्दी घाटी भारवा के युद्ध हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये अकबर, बाबर, हुमायूं कभी भी मतलब ठीक है मेवाड़ को नहीं जीत पाया। ठीक है, लेकिन किसने मेवाड़ के साथ संधि करके मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, जो कि उनके बारे में कहा जाता है भाई साहब जो बाप बेटा, बाप और दादा नहीं कर पाया वह उसने करके दिखा दिया। तो किसने मेवाड़ के साथ संधि की थी या मेवाड़ को नहीं? ठीक है, मेवाड़ को अधीनता किसने स्वीकार करवा दी थी? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने स्वीकार करवाए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, जहांगीर ने। ठीक है, अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 में आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली के पहाड़ी की हल्दी घाटी भारवा के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुआ। हालांकि बहुत इतिहासकार नहीं मानते इस बात को। ठीक है, वह चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों को होकर ठीक है भाग कर आश्रय लिया। यह भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यह अभियान मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार के बिना ही मतलब क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर अकबर जीत ही जाता तो मेवाड़ पे भी अधिकार कर लेता। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, तो इतिहासकार की बात करें तो मुगल इतिहासकार तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इसको लिखा है। ठीक है, एक्चुअली में चेतक जो था घायल हो चुके थे, तो महाराणा प्रताप लड़ने के उसमें नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मैदान को ठीक है वो किया था। ठीक है, लेकिन चेतक पूरी तरीके से बहुत अधिक घायल हो गया था। ठीक है, और चेतक को उन्होंने बहुत नम्र आंखों से उसने आखिरी विदाई दिया था। किसने? तो महाराणा साहब ने। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व मुगल सेना की ओर से किसने किया था? इसमें आसफ खान थे और साथ में हिंदू शासक मानसिंह थे। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेनानायक मानसिंह और आसफ खान के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चल के आप देखो 1599 मानसिंह के ने फिर से मेवाड़ शासक अमर सिंह का आक्रमण किया। अमर सिंह के पराजय के बाद भी मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। ठीक है, बाद में जहांगीर ने इसे पूरा किया था, जो क्वेश्चन आपसे मैंने पहले पूछ चुका था। ठीक है, अब 1597 में राणा प्रताप जी का मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अधोलिखित है कि किस विद्वान ने ठीक है अकबर के गुजरात अभियान को सबसे द्रुतगामी या फिर तेज गति से करने वाला अभियान था? स्मिथ था। ठीक है, गुजरात को जीत के अकबर वापस आ रहे रहते हैं। ठीक है, वो आगरा में जो उनका कहाँ पे तो फतेहपुर सीकरी पहुंचते भी नहीं है कि पता चलता है गुजरात फिर से स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, फिर से सेना को क्या करते हैं, बैक करते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाके गुजरात को फिर जीत कर मतलब उसको स्टेबल करते हैं। ठीक है, मतलब जीत के वापस आ रहे थे, रास्ते में भी थे, तब तक पता चला गुजरात क्या हो गया, फिर से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इस द्रुतगामी अभियान कहा किसने? स्मिथ ने कहा। ठीक है, गुजरात विजय के लक्ष्य में ही अकबर ने क्या किया था, क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे जीतने के लिए प्रस्थान किया। उस समय वहां का शासक कौन था? मुजफ्फर खान तृतीय था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2 सितंबर 1573 अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। इसके बीच में राजस्व का पुनर्गठन टोडरमल ने किया, जिसका कार्य उस प्रांत में शिहाबुद्दीन अहमद ने
ठीक है, 73 से 84 तक की मतलब कार्य किया। गुजरात में अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था, उसने पहली बार समुद्र दिखा था, लेकिन फिर भी अकबर की आंखें नहीं खुली। ठीक है, जब उसने गुजरात को जीत लिया तो इसको क्या करना चाहिए बजाते के साथ, अपने नौ सैनिक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे पहले मुगल साम्राज्य की कहीं भी सीमा की बात करेंगे तो समुद्र से नहीं लगती थी, लेकिन गुजरात को जीतने के बाद इसको अपना नेवल बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बना, जो कि आगे चल के मुगलों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या नुकसानदायी साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो यूरोपियन शक्ति जो है नेवल के दम पे ही मतलब क्या करेंगे, राज करेगा। यही स्थिति बाद में अकबर को हो गई, तो उसको भी मतलब क्या होता था, समुद्र से गुजरने के लिए क्या देना पड़ता था, पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर को थोड़ा सा दूर की सोच कर तो नेवल का विकास करना चाहिए, लेकिन कभी भी मुगलों ने नेवल को नहीं विकास किया। ठीक है, जो कि पतन का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है, जो कि मतलब औपनिवेशिक शक्ति के सामने इन्होंने अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, सिसोदिया राजपूत वंश के अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल ये ठीक है, अकबर की पहली बार खंबात की खाड़ी में समुद्र को देखा और यहीं पे उन्होंने पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। बिल्कुल, तो ये भी आपका सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, खंबात की खाड़ी गुजरात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, अकबर का समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश का, ठीक है ध्यान में, राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। ठीक है, अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1576 में चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया। उदय सिंह को किले की सुरक्षा भार जयमल और फतेह, ठीक है, तो इसीलिए एक इतिहासकार जो लिखते थे, क्या लिखते हैं, ठीक है, मेवाड़ का इतिहास कितना स्वर्णकाल होता अगर उदय सिंह को यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उदय सिंह जो था भाग गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसके ऊपर छोड़कर, जयमल और फतेह। जयमल और फतेह ने इतने बहादुरी से लड़े, इतने बहादुरी से लड़े, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, जैसे जयमल और फतेह का आप जाओगे आगरा में, तो आगरा में जब आगरा किला के बाहर जाओगे तो जयमल और फतेह का आपका मूर्ति आपको दिखेगा, तो बड़ा सम्मान के साथ मतलब इन्होंने लगाया था। ठीक है, तो जयमल और फतेह सिंह दोनों भाई थे, इन्होंने मुगलों के मतलब, ठीक है ध्यान में रखें, छक्के छुड़ा दिए। जत्तार कुप्पा की बात की, जत्तार कुप्पा शाहजहां के छक्के छुड़ाए थे। ठीक है, एक और भाई था इसका नाम था अलाहा रुदल। ठीक है, अलाहा रुदल ने अलाउद्दीन खिलजी के छक्के छुड़ाए थे। ठीक है, ये आप जाओगे राजस्थान के इतिहास में तो वहां के कल्चर को देखोगे, संस्कृति की बात, इन सभी का बड़ा सम्मान के साथ नाम याद किया जाता है। ठीक है, और गीतों में भी दिखा जाता है, गूगल करना, अल्लाह रुदल का नाम गीत में, ठीक है, संगीत में काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो जयमल और फतेह सिंह ने मुगलों को सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, हालांकि बाद में पराजित हुए, दूसरी बात है, लेकिन इनके वीरता से अकबर काफी प्रसन्न हुआ था। ठीक है, उदय सिंह भाग गया था। ठीक है, मेवाड़ से उदय सिंह भाग गया था, इसलिए इतिहासकार लिखते से मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह क्या है, कलंक है। ठीक है, अगर उदय सिंह अगर रहता तो जीत पक्का मेवाड़ों को होती। ठीक है, क्योंकि हार केवल जयमल और फतेह ने लगभग आधा से अधिक मुगल सेना को परास्त कर दिया था। गुजरात में ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने पहली बार किसे देखा, समुद्र को भी देखा था। ठीक है, अकबर द्वारा विजित प्रदेशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिए, बिहार को कब जीता था, 1576 में जीता था, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1576 में जीता था, लेकिन बिहार को प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया था। ठीक है, 1573 में ध्यान में रखना गुजरात को जीता था। ठीक है, उसके बाद क्या, कश्मीर का, जो कि मुझे याद नहीं है। ठीक है, 1586 में कश्मीर को जीता था। अब बलूचिस्तान की बात करेंगे तो बहुत लास्ट में 1595 में जीता गया था। ठीक है, कब, 1595 में जीता गया। ठीक है, बिहार की बात करेंगे तो बिहार का 1576 में जीता गया था, कि बिहार को प्रांत की दर्जा की बात करें कब मिला था, तो 1580 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है आपको। गुजरात 1573, बिहार और बंगाल 1576, ठीक है, और कश्मीर की बात करें 1586, और बलूचिस्तान की बात करेंगे तो 1595। ठीक है, अब 1591 में सिंध पे मतलब मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, बिहार और बंगाल को अकबर ने किस पर जीता था, ध्यान में रखेंगे 1576। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ बिहार बंगाल पे सुलेमान करानी अकबर के अधीनता का शासन करता था। ठीक है, अकबर के अधीनता में शासन करता था, क्या नाम था, सुलेमान करानी। ठीक है, ध्यान में रखिए, तो सुलेमान करानी जो था अकबर की अधीनता स्वीकार करता था, समय समय पर नजराना भी दिया जाता था। ठीक है, नजराना समझते हैं क्या होता है, शासक को प्रसन्न करने के लिए एक मुश्त धन सोना चांदी क्या होता है, मिलने के समय नजराना पेश किया जाता है। ठीक है, तो मतलब उसी के अधीनता में, अकबर के अधीनता में शासक, लेकिन इसका पुत्र जो था ज्यादा काबिल है, इसका नाम था दाऊद। दाऊद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, बोला हु इज अकबर। ठीक है, अकबर कौन है। ठीक है, उसने मतलब किसी भी प्रकार का मतलब नजराना वगैरह नहीं घोषित किया। उसके बाद अकबर ने मुनीम खान के नेतृत्व में मुगल सेना को दाऊद को परास्त करने के लिए भेजा।
ठीक है। और फिर बाद में उसकी सेना जो थी, अकबर की सेना थी, दाऊद को पटना से बाहर तक खदेड़ दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहां पे मुनीम खान ने दाऊद को स्वर्णरेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुर्कोई के युद्ध में 1575 को परास्त किया। दाऊद की मृत्यु 1576 में हो गई। इस तरह बंगाल एवं बिहार में मुगलों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब 1580 में आप देखोगे तो बंगाल या बिहार को, ठीक है, उसमें बिहार को मुख्यतः एक अलग सा प्रांत, एक सूबा बना दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बंगाल और बिहार में दाऊद खान, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मिर्जा हाकिम था। कंधार में मुजफ्फर हुसैन था, ठीक है। कश्मीर की बात करें, ज्ञानी बेग नहीं था, ठीक है। तो बंगाल और बिहार का शासक सुलेमान करानी की मृत्यु के बाद दाऊद खान शासक बना। मिर्जा हाकिम को अकबर का सौतेला भाई तथा काबुल का स्वतंत्र शासक था, ठीक है। कंधार का सूबेदार मुजफ्फर हुसैन था। कश्मीर का शासक यूसुफ खान था। ये पूछा जाता, ध्यान में रखिए, कौन था, यूसुफ खान था। मुगलों का आक्रमण के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खान तृतीय था, ठीक है। अकबर का समकालीन मेवाड़ का शासक की बात करें, राणा उदय सिंह थे, ठीक है। राणा संगा इनके बाप के समकालीन थे। किसके समकालीन, राणा संगा, क्या नाम था यार, बाबर के समकालीन राणा संगा था, ठीक है, मतलब इनके दादा हो जाए ना। अकबर के समकालीन कौन हो जाएगा, तो राणा उदय सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, ध्यान रखेंगे। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, बिल्कुल ठीक है। मुगल वंश का प्रथम शासक अकबर था, जिसने दक्षिण भारतीय क्षेत्र पे अपने साम्राज्य को मिलाया था, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वारा खान देश को कहा जाता, बिल्कुल ठीक है। खान देश को जब इसने जीता था तो इसे बहुत अधिक संपत्ति मिली थी, ठीक है। ऐसे कहते हैं खान देश को जीतने के समय वहां के किला को उसने सोने के चाबी से खोला था, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी तीनों कथन की बात करेंगे, सभी सही है। सिकरी में मस्जिद स्थित जमा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में भारत के सबसे बड़े ऊंचे द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत बने राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को अकबर ने अपने अधीन के लिए 1591 में एक दूत मंडल को दक्षिण भेजा, ठीक है। मुगल सीमा के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण खानदेश ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखें, ये दक्षिण भारत के क्या था, प्रवेश द्वार था। अकबर का इबादत खाना की बात करेंगे तो स्थान था जहां पर विभिन्न धर्मों के मध्य, ठीक है, वाद विवाद होता था, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1575 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1575 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 1578 पहले तो केवल इस्लाम धर्म के लिए, ठीक है, लेकिन 1578 में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया। किस दिन इसमें वाद विवाद होती थी, दिन पता है क्या, किस दिन होती थी, बृहस्पतिवार, गुरुवार को, हाँ बृहस्पतिवार, ठीक है, गुरुवार को इसमें वाद विवाद होती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबियों को बुलाया जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना अकबर ने विभिन्न, ठीक है, विभिन्न धार्मिक समुदायों के विद्वानों के, दार्शनिक और धर्म गुरुओं के बीच धार्मिक और, ठीक है, दार्शनिक चर्चाओं के लिए करता था, ठीक है। इबादत खाना अकबर के सुलह कुल की नीति का भी क्या था, हिस्सा था, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य को मतलब बढ़ावा दिया, ठीक है। अब देखो अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा में इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, आरिफ कंधारी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, तो आरिफ कंधारी के द्वारा क्या लिखी गई, तारीख ए अकबरी लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे, आरिफ कंधारी के द्वारा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आईने अकबरी की बात करेंगे तो अकबरनामा जिसको कहते हैं, ठीक है, अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। अथर्ववेद का मतलब फारसी अनुवाद किसने किया था, हाजी अहमद सरहिंदी ने। आवाज बहुत कट है क्या, सर अभी को कटना शुरू हुआ, अब थोड़ा सही, ठीक है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था, तो अमल गुजारे की बात करेंगे तो भूमि राजस्व का मतलब क्या करता था, मूल्यांकन करना था। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, 16 पेज है, तो इसको 2 दिन में हम लोग करेंगे। तो एक कोई व्यक्ति देख लीजिए टोटल प्रश्न कितना है, क्योंकि आधा आज कर लेंगे, ठीक है, तो चेक करके बता दीजिए। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार वह अधिकारी होता तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। दीवाने खालसा राज्य की भूमि को देखभाल करने वाला अधिकारी था। दीवाने जागीर की बात की जागीरों को निगरानी करता था। दीवाने सदात की बात के धार्मिक मामलों का लेखा जोखा करने वाला विभाग था, ठीक है। मुगल सत्ता का पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुमायूं के द्वारा की गई थी, तो सरहिंद के युद्ध, ठीक है। सरहिंद के युद्ध की बात करेंगे तो 1555 में सरहिंद की युद्ध हुई थी, ठीक है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सुर को पराजित कर दिया। इस प्रकार अफगानों की सत्ता समाप्त हुई, ठीक है। जिस तरह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम के हार के बाद मुगल सत्ता को स्थापित किया, ठीक उसी तरह सरहिंद में सिकंदर सुर की हार के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनः स्थापना होती है, ठीक है। 1555 में हुमायूं ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश करके 15 साल के लंबे अंतराल के पश्चात एक बार पुनः मतलब क्या था, दिल्ली का शासक बना, ठीक है।
मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कितना? 78 78। 78 था, मतलब लास्ट का क्वेश्चन। अच्छा, डे हुमायूं 14 का में और पुस्तक है भी नीचे इसमें डे क्या? 14 में 14वां जो दिन है उसमें 78 क्वेश्चन के बाद फिर से 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुगल कालीन कला से संबंधित है ये, 14वें में ही है ये। अच्छा, मतलब 78 क्वेश्चन ये समाप्त हो जाता है फिर से, मतलब डे 1 से शुरू होता है। उसमें 19 क्वेश्चन और है। तो कितना करवा लो, पूरा करोगे आप लोग? 16 पेज है, ठीक है, मतलब अभी 1 से 1.5 घंटा और लगेंगे, या फिर आप बोलोगे तो इसको 2 पार्ट में हम लोग कर देंगे इसको। 2 पार्ट में कर दीजिए सर। 50-50 कर दीजिए सर। ठीक है, तो 16 पेज है ना, तो 8 पेज करवा दे रहा हूँ। ओके, 8 पेज कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो शेर मंडल का नाम अक्सर इनके उपयोग और इनके रखी गई खगोलीय पुस्तक और यंत्रों के कारण वेधशाला से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार शेर मंडल का उपयोग बाद में हुमायूं द्वारा एक पुस्तकालय के रूप में किया गया, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु इसी शेर मंडल से हुई थी और पुस्तकालय की सीढ़ियों से मतलब गिर गए थे, ठीक है। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को, ठीक है ध्यान रखेंगे, जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक न दिए, ठीक है ध्यान रखेंगे। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया, ठीक है। इससे ये नहीं पता चलता है भाई साहब, अकबर जो था राष्ट्रीय शासक था, उसने इस्लाम धर्म को कभी त्यागा नहीं था, सभी धर्म को मान रखता था। अकबर ने कभी भी इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं था। बाकी प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता थी। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया। अकबर की धार्मिक नीति की बात करेंगे तो अकबर की धार्मिक नीति किस पे आधारित थी? सही सुनता नहीं, थे। सुलह ए कुल, ठीक है, क्या बोलते हैं? नहीं, सुलह ए कुल। दीन ए इलाही एक नवीन प्रकार का धर्म था, ठीक है, जिसको तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसकी धार्मिक नीति जो थी सुलह ए कुल पे आधारित थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शासक कब से कब? ये पहला शासक जिसने लंबे समय तक 49 वर्ष तक इसने भी किया, 49 वर्ष तक एक और शासक ने किया था। किसने किसने किया था 49 वर्षों तक? औरंगजेब सर, लंबा टाइम औरंगजेब और, ठीक है, अकबर का शासन बहुत लंबा था। इन्होंने भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय और विभिन्न समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा दिया। अकबर ने केंद्रीयकृत, ठीक है, केंद्रीयकृत प्रशासनिक सिस्टम स्थापित किया था। अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही की स्थापना की, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे पहलुओं को सम्मिलित किया करता था, ठीक है। यह उसके समग्र सामंजस्यपूर्ण धार्मिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता था। हल्दी घाटी का 1576 के अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, लेकिन राणा प्रताप कहाँ इसके अधीन आने वाले थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर ने, ठीक है, मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए मानसिंह और आसफ खान को भेजा। उसने घास का रोटी खाना पसंद किया, लेकिन कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार की। किसके बारे में कहा जाता है? ठीक है, तो महाराणा प्रताप जी के बारे में, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना आप लोग बता ही सकते हो, 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी, और ठीक है, इलाही संबत की बात करेंगे तो 1583 में हुई थी, ठीक है। तो नवरोज क्या हो जाएगा? 1580 में हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था? कोई नहीं बताएंगे? अकबर। शेख मुबारक ने। किसने किया था? शेख मुबारक ने। ऑप्शन दे दीजिए। शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, कौन थे? फैजी। अब फैजी का छोटा भाई का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, फैजी था, अबुल फजल था ना इसका, अब्दुल रहीम खान, फैजी और अबुल फजल, जी जी, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये शेख मुबारक के पुत्र थे ये, ठीक है। बैरम खान का वो पुत्र था ना? हाँ, ठीक है, हाँ, बैरम खान का पुत्र था, ठीक है। तो ये जो शेख मुबारक का पुत्र जो था फैजी और अबुल फजल, तो इसने मजहरनामा बनाने में, ठीक है, मजहरनामा बनाने में मदद इन दोनों ने की थी। हालांकि मजहरनामा क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कानून था। क्या था ये? एक प्रकार का धार्मिक कानून था। इस पे जितने भी उस समय उलेमा जो थे, मुस्लिम धर्म के जो गुरु थे, सब पे साइन किया गया था, तू साइन कर, ठीक है। सबसे जब साइन करवा लिया गया, उसके बाद अकबर ने नए धर्म की स्थापना की। नहीं तो इस पे साइन इसलिए करवाया गया कि अकबर जब नया धर्म की स्थापना करता तो सबके सब उसमें टांग करवाते, ठीक है। तो मजहरनामा एक प्रकार का धार्मिक कानून, जस्ट लाइक संसद का एक अधिनियम समझ लीजिए, ठीक है, अध्यादेश समझ लीजिए, ठीक है। इसमें सबने साइन कर दिया। अब बाद में जब तुम इसका विरोध करोगे तो क्या होगा? तुमको सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने पहले सहमति दी थी, ठीक है। ये मजहरनामा जो था शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रारूप
शेख मुबारक ने तैयार किया था, जिसमें उसकी मदद फैजी और अबुल फजल दोनों ने की थी, कि दोनों का दोनों पुत्र जो था इसका विद्वान था। ठीक है, ये मजहरनामा कब आया था? मजहरनामा, मजहर की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो 1579 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बाद में जाके अकबर ने 1582 में इसी के आधार पर एक नया धर्म लाया, जिसको बोलते तौहीद इलाही। ठीक है, और उसमें बोलते थे दीन इलाही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इलाही संबत की शुरुआत की बात करेंगे तो 1582 में दीन इलाही आया। अब 1583 में आपको ध्यान में रखोगे तो इलाही संबत की क्या होती है? शुरुआत होती है। और अकबर के बारे में इसमें क्या क्या लिखा हुआ तब सुन के भी अचरज करोगे। ठीक है, अकबर को बोला गया था पूरा दुनिया का, अबुल फजल ने बोला था पूरा दुनिया का बात जो है सो इनके अंदर है, इनके अंदर सूर्य का प्रकाश है, इनके अंदर अग्नि है, इनके अंदर पानी है। मतलब अकबर को मतलब पूरी तरीके से भगवान बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन अकबर कोई पैगंबर नहीं था। जो भी मौलाना थे या फिर जो भी मतलब इस्लामी विद्वान थे, वो डर के मारे निंदा तो नहीं करते थे, लेकिन रियलिटी यही था कि अकबर कोई पैगंबर नहीं था। इसलिए अकबर का विचार जो था क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वे एक नवीन धर्म को स्थापना नहीं कर पाया। मध्यकालीन एक और भी शासक नवीन धर्म का स्थापना करना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ लोगों ने समझाया तो उसने अपना विचार को क्या किया? त्याग दिया। लेकिन इसको भी एक धर्म बनाने का, ठीक है, इच्छा थी। ठीक है, लेकिन हालांकि एक हिंदू शासक ने इसको स्वीकार किया था। वो कौन थे? तो बीरबल। ठीक है, बीरबल को मैं शासक इसलिए कह रहा हूं कि अकबर ने इसको एक जगह का शासक बना दिया था। ठीक है, इसलिए बीरबल को राजा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति का विकास का दूसरा नाम 1575 में इबादत खाने की स्थापना थी। अब 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 1549, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, 1579 में अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज जारी किया। मजहरनामा जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक, ठीक है, मजहरनामा का प्रारूप जो थी शेख मुबारक ने तैयार किया था, उसके पुत्र फैजी और अबू फजल ने। ठीक है, 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया, इसको इलाही संबत। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। ठीक है, अकबर ने नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया। नवरोज फारसी नववर्ष और इसका ईरान कैलेंडर के पहले दिन को मतलब क्या था? मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अकबर के दरबार से संबंधित था? तो तानसेन तो थे, ठीक है, अबुल फजल भी थे, फैजी भी थे, जबकि तुलसीदास अकबर के शासन काल से संबंधित है, न कि अकबर के दरबार से। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा, तुलसीदास अकबर के शासन काल से संबंधित है, अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये पूछा जाता है तुलसीदास ने एक रचना की थी, किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी, और ये अकबर के शासन काल में हुआ था। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? फारसी है, संस्कृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में होगा, नहीं संस्कृत नहीं है। ठीक है, अवधी भाषा में। ठीक है, अकबर के दरबार में कलाकारों का समूह रहता है, जिसमें नवरत्न था। अकबर के नवरत्न तानसेन। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। ठीक है, बीरबल का मूल नाम महेश दास। ठीक है, महेश दास। अबुल फजल थे, भगवान दास भी थे। ठीक है, ध्यान रखिए, भगवान दास कौन था? भगवान दास कौन थे? भगवान दास वो राजस्थान वाले शासक थे, उनका अकबर के रिलेटिव थे। ठीक है, अकबर के रिलेटिव थे। अकबर के साले साहब लगेंगे। ठीक है, साला लगेगा कौन? जो भी होगा रिलेटिव था, बस रिश्ता में क्या जाना। ठीक है, बान सिंह की बात करेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना। मुल्ला दो प्याजा भी इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और था। इसको प्याज खाना बहुत पसंद था। ठीक है, हकीम हुमायूं था, साथ में फैजी था। तो ये दो भाई थे, फैजी और अबुल फजल, दोनों के दोनों भाई थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना की बात करेंगे तो बैरम खान का, ठीक है, बैरम खान का क्या था? पुत्र था। और अकबर का एक तरह से देखेंगे तो दोनों का उम्र, अकबर का उम्र इसके उम्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना के मां से अकबर ने विवाह किया था। हालांकि बोला जाता है नैतिक विवाह था। ठीक है, सहारा देने के लिए किया था। ठीक है, तानसेन अकबर के सबसे संगीत के थे। अकबर ने उन्हें रीवा, ठीक है, रीवा से अपने दरबार में बोला था। रीवा के एक राजा थे जिसका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझे के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो तुझे के बाबरी, ठीक है, किस भाषा में थी? तुर्क में थी। ठीक है, इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, यहाँ पे तुझे के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बेबरीज ने किया था। किसने किया था? बेबरीज ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले लैडन और रश्किन ने किया था। उसके बाद जो फारसी भाषा में, इस फारसी से इंग्लिश में बेवरीज ने किया था। और जो मूल जो है वो तुर्की भाषा में, उसका लैडन और रश्किन ने किया था इंग्लिश में।
हाँ ठीक है, तो मूल रूप से तो किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, तुर्की में ही लिखा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इबादत खाना की बात करेंगे क्या था, तो ये धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श था। दीवाने आम की बात करेंगे और दीवाने खास की बात। दीवाने खास ठीक है, दीवाने आम भी ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दीवाने आम आम लोगों से, और दीवाने खास अकबर का था, उल्टा कर दिया है ना। दीवाने आम सामान्य प्रजा से मिलने के लिए था, और दीवाने खास की बातें अकबर का दरबार दीवाने खास में लगता था। ठीक है, और धार्मिक सिद्धांतों पर चर्चा इबादत खाना में होती थी। ठीक है, तो 2-3 इसका गलत है क्योंकि उल्टा कर दिया, दीवाने खास इधर आएगा, दीवाने आम इधर आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बस इसको सुधार लीजिएगा। दीवाने आम मुगल साम्राज्य में इसका उपयोग सामान्य लोगों की सुनवाई और उनकी शिकायतों के विवरण के लिए था। ठीक है, आम लोगों के लिए। और दीवाने खास इसका विशेष दरबार होता था जहां सम्राट अपने विशेष मंत्री, दूतों और मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा करते थे। ठीक है, कथन 1 और कथन 2, इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आप चुनिए। ठीक है, बताना है जहांगीर के राज्य काल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पे पहुंच गई, परंतु मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर के समय ही पनपने लगा था। ठीक है, और जब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरा गलत है कि औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, सरासर गलत है, सारे के सारे तो गायब हो गए थे ना, भागना पड़ा था सबको। ठीक है, जबकि उसके दरबार अलंकृत नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके समय चित्रकला का मतलब एक चित्रकला का अर्थ ही निकाला गया था। मतलब कुछ लोग जो थे ना खाली अर्थी लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो बादशाह ने कटास किया, से कहाँ जा रहे हो, तो बोले चित्रकला का अर्थ ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का पूरी तरीके से पतन हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रमुख चित्रकार फारूक बेग थे, मंसूर थे, बिशनदार थे, अब्दुल हसन थे। मंसूर सजीव चित्र बनाया करता था। ठीक है, कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला में संगीत से इतना विमुख हो गया कि लघु चित्रकला का पूरी तरीके से उसने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। मुगल चित्रकला के संबंध में, ठीक है, जागीरदार और मुगल भारत के संदर्भ में, ठीक है, जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था। ठीक है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता है, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उनपे राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व का बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के पास राजस्व के अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो सही उत्तर की बात करेंगे तो कोई भी सही उत्तर नहीं है। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया है। ठीक है, मनसबदार को नगद एवं जागीर दोनों रूपों में वेतन मिलता था। जब मनसबदार को जागीर दी जाती थी तो उन्हें ही मतलब जागीरदार कहा जाता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सभी जागीरदार मनसबदार थे किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। ठीक है, जागीरदार को पुलिस दायित्व के एवज में, ठीक है, भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त है जो इनके सेवा काल तक ही सीमित रहते थे, मतलब ये वंशानुगत नहीं होता था। जमींदार अपने जमीन के मालिक होते थे, इसका कार्य प्रभाव क्षेत्र को भू राजस्व संग्रह राज्यों को देना था, इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा दिया जाता था जमींदार को। ठीक है, इसके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। ठीक है, हालांकि इनका मुख्य दायित्व राजस्व उगाही का होता था। तो जमींदार का जो अधिकार जो होता है राजस्व अधिकार वो वंशानुगत होता था, जबकि मतलब यहाँ पे जो जागीरदार जो मनसबदार जो होते थे उनका वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस अधिकार तो थे लेकिन उनपे राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, नहीं पुलिसिंग भी था इनके पास। ठीक है, जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, ये तो ठीक है, और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नहीं, तो ध्यान रखेंगे, तो इनका राजस्व अधिकार भी वंशानुगत होता था, भूमि पर अधिकार भी इनका वंशानुगत होता था। जागीरदार का नहीं होता था लेकिन इनका होता था। जागीरदार को क्या था, तो सैन्य भी इनको देना पड़ता था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं, भूमि के बदले जब जरूरी पड़े तो इनको सैन्य व्यवस्था भी तैयार करके रखनी पड़ती थी। ठीक है, बहादुर शाह एक से संबंधित सभी कथनों की पहचान भी औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, तख्त के लिए उसने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी। ये आखिरी मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, विद्वानों ने लिखा था। तो बताइए इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1707 से लेके 1712। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आखिरी मुगल शासक था जिनके बारे में दो कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। उसने मंदिरों को ध्वस्त करवाया। ठीक है, नहीं, उसने मंदिरों को ध्वस्त नहीं करवाया था, उसने
हिंदू और मराठों से संबंध अच्छे करवाए थे, इसलिए मुगल कैद में जो बहुत दिन से जो शाहजादा जो बंद था, ठीक है, क्या नाम था, मराठा शाहजादा, उनको भी कैद से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, उसने अपने पूर्ववर्ती व अनेक नीतियों को उल्टा कर दिया, क्योंकि इनका औरंगजेब के साथ मराठों की नीति खराब थी। ठीक है, और जो ध्यान रखेंगे किसको कैद करके रखा था, क्या नाम था, मराठा राजकुमार का नाम किसका, जो कि पहले छत्रपति बनते हैं। ठीक है, क्या नाम था उनका, शाहू। 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 ठीक है, शाहू को क्या करते, अपने कैद से क्या करते, रिहा कर देते। ठीक है, तो इन्होंने नीति को मतलब अच्छा रखने के लिए दोनों के बीच में मतलब संबंध स्थापित करने की कोशिश किया था, और इसने जजिया वगैरह को भी आई थिंक समाप्त किया। हालांकि जजिया इसके शासनकाल में पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, लेकिन जजिया को आई थिंक इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, ताकि संबंध क्या रहे, अच्छे बने रहे। ठीक है, और काफी अधिक उम्र में ये शासक बना था, क्योंकि जिस समय अकबर की जिस समय इसकी मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु 80 से अधिक साल का था, इसका बेटा साहब भी 60 साल के आसपास उसका बेटा लोग हो गया था, तो इसका उम्र भी ठीक ठाक था। ठीक है, 1 2 4 सही है आपका। और 1707 से लेकर 1712 तक मतलब क्या था, शासक रहा था। इतना ही रहने दो, आधा कल करवा दूंगा, नहीं तो अगर बीच में अगर करना शुरू करेंगे तो पूरा करेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं। ओके सर। जी सर, रहने दीजिए। हाँ ठीक है, ऑलरेडी 1.5 घंटा का क्लास हो चुका है, तो कल इसका पार्ट 2 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 इसका कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिमाग में तो जाना चाहिए।